क्या लग्जरी कार्स को फ्री में पाने का कोई हैक है? हाँ बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड स्टार्स इन कार्स को बिल्कुल नहीं भी खरीद पा रहे हैं? उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता स्टार्स से। ये 1% नहीं, ये तो 0.001% क्लब है। फेरारी आपको खरीदने के लिए इनवाइट करती है, 3 होगी, फिर चौथी खरीदेंगे। लैम्बोर्गिनी अफोर्ड कर सके उसके लिए एवरेज नेटवर्थ क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट हम पे टैक्स क्यों लगा रही है? क्यों? ये तो गलत है ना। सपोज बजट 30 से 40 लाख है, तो उस प्राइस में सबसे अच्छी कार कौन सी होगी? 150 करोड़ की इस कार में ऐसा क्या खास है? उतने पैसों में तो एक प्राइवेट प्लेन खरीद सकते हैं, है ना? बट लीव इट। मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास कौन सी कार है। इस बात को ऐसे समझिए कि कंट्री में 30 कार मैन्युफैक्चरर्स हैं और लगभग 200 मॉडल्स अभी रोड्स पर हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास उन सभी 200 मॉडल्स का एक्सेस है। हर एक कलर, हर एक वेरिएंट पूरी कंट्री में चाहे कहीं भी हो। और इनमें से कुछ लग्जरी कार्स मैं दुनिया में कहीं भी ले सकता हूं, बिना किसी इंश्योरेंस या फिर बिना टैक्सेस पे किए, और एक्चुअली बिना किसी हेडेक के। क्या आप अपने फ्रेंड्स की भी मदद करते हैं? हाँ, अगर दोस्त अच्छे हों। मुझसे दोस्ती करेंगे? ऑफ कोर्स यार। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या कोई ऐसी जगह है जहां लोग फास्ट कार ड्राइव करना सीख सकते हैं? क्या इंडिया में फास्ट कार ड्राइवर बनने के लिए कोई स्पेशल स्कूल है? आजकल बहुत से ड्रिफ्ट स्कूल्स खुल रहे हैं जहां ड्रिफ्टिंग सीख सकते हैं। क्या आप ऑडियंस को बताएंगे कि ड्रिफ्टिंग क्या होता है? हम तो फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट को ही इमेजिन करते हैं। जी, बट वो है क्या? ड्रिफ्टिंग एक्चुअली अपनी कार को साइडवेज चलाना है। इमेजिन करें कि आप बिना इस तरह मुड़े बिल्कुल स्ट्रेट चला रहे हैं, सर्किल बनाते हुए। आप इलेक्ट्रिक कार्स में ये नहीं कर सकते? बिल्कुल, आप इलेक्ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हमने ये आइस पे किया है। किस जगह? आइसलैंड में। आइसलैंड? हाँ, पोर्श और ऑडी जैसे ब्रांड्स ने वहां पर एक्चुअली कुछ ऐसे ट्रैक्स बना रखे हैं और आपके अचीवमेंट्स की वजह से आपको इनवाइट किया जाता है। तो हम इन कंपनीज को पे कर सकते हैं कि वो हमें ड्राइव करने दें? ये काफी एक्सपेंसिव कोर्स है, हमें 10 लाख रुपीज पे करने पड़ते हैं 2 डेज के लिए, प्लस आपकी फ्लाइट, और फिर आपको इन लग्जरी कार्स को चलाने को मिलता है ऐसे ट्रैक्स पे जो आइस पे बने हुए हैं। तो बेसिकली ये लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस जैसा है कि वो वहां आए, 10 लाख पे करें, अपनी कार चलाएं। उनकी अपनी कार नहीं, कार ब्रांड्स देते हैं। कार्स की कीमत कितनी होगी? कीमत तो लगभग 2 to 3 करोड़ होती है। ओके, तो बहुत से इंडियंस वहां जाते होंगे? हाँ, आई मीन बहुत सारे इंडियंस नहीं है, लेकिन जिस बैच में मैं था उसमें इंडिया से 50 लोग थे। 50 लोग? जी। इंडिया में और दुनिया भर में भी लग्जरी कार मेंटेन रखना एक स्टेटस सिंबल के जैसा देखा जाता है। तो लोगों को स्टेटस बताने का सबसे आसान तरीकों में से एक है कि देखो, मैं अमीर हूं, मैंने लाइफ में कुछ कर लिया है। लेकिन क्या ये इनफ है? मतलब लग्जरी कार्स खरीदने का ओनली मोटिवेशन है? तो एक बहुत बड़ा रीजन है। पॉइंट ए जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है। 30% लोग सिर्फ अपनी वेल्थ दिखाने के लिए खरीदेंगे। हाँ, शो ऑफ के लिए कि देखो मैं फेरारी ऑन करता हूं, और कुछ नहीं समझते। ओके। आई नो पीपल जिन्होंने फेरारी और लैम्बोर्गिनी खरीदी है, ना तो उन्हें इंजन या कैपेसिटी की नॉलेज है, ना ही ड्राइव करते हैं। अगर वो ड्राइव करें भी तो शायद एक्सीडेंट हो जाए और फिर रिपेयर की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है ना? ओके। लेकिन बहुत सारे लोग इसलिए भी खरीदते हैं क्योंकि वो एंथुजियास्ट हैं। 2023 में हम इंडिया में लगभग 47 से 50,000 लग्जरी कार्स बेच रहे होंगे। एक लग्जरी कार की एवरेज प्राइस क्या होती है? अराउंड 75 lakhs to 1 crore एवरेज प्राइस। आपने टोटल नंबर ऑफ कार्स क्या बताई थी? 50,000 कार्स। तो 50,000 करोड़ का मार्केट साइज है, करीब $10 बिलियन। सिर्फ मर्सिडीज जो 16,000 सेल यूनिट्स पे देश का सबसे बड़ा लग्जरी कार मार्केट है। चाइना में ये नंबर्स कितने हैं? वहां साल में लगभग 7.5 लाख कार्स बेचते हैं, जो कि मर्सिडीज बेंज की टोटल ग्लोबल सेल्स का 37% है। इंडिया 0.8% है। और मैं आपको बताता चलूं कि मर्सिडीज इंडिया का नंबर 1 लग्जरी कार मार्केट है। सबसे ज्यादा नंबर्स हैं, फॉलोड बाय BMWs एंड ऑडीज। ये थी नंबर्स की बातें। जब आप लग्जरी कार्स जैसे BMWs और मर्सिडीज कहते हैं तो ये अभी भी अफोर्डेबल लग्जरी कार्स हैं। उससे आगे वाले सेगमेंट को क्या कहते हैं? सुपर लग्जरी कार्स। बिल्कुल। तो वो कितना बड़ा है? इंडिया में हर साल ऐसी कितनी कार्स बिकती हैं? बहुत ज्यादा नहीं। लैम्बोर्गिनी ने 100 से ज्यादा कार्स बेची होंगी। उसमें दुनिया भर के उरुस मॉडल्स भी हैं, और फिर फेरारिस भी नंबर्स में बहुत बड़ी नहीं होंगी। एस्टन मार्टिन, क्योंकि इंडिया में क्या होता है ना, एक बहुत बड़ा टैबू है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास इंडिया में इस स्टैचर की लग्जरी कार है, आप दुबई या फिर यूएस में वही कार इस प्राइस के हाफ रेट पे खरीद सकते हैं। क्या आप रियल नंबर्स शेयर कर सकते हैं? उरुस का एग्जाम्पल लेते हैं। लैम्बोर्गिनी उरुस, जो कि कंट्री की सबसे ज्यादा बिकने वाली और सबसे प्रैक्टिकल एसयूवी कार है। दुबई में इसकी कीमत आपको इंडियन करेंसी में लगभग 2 to 2.5 करोड़ पड़ जाती है, लेकिन इंडिया में अराउंड 4.5 करोड़ स्टार्टिंग प्राइस है। ओके। और एडिशनली आपको इसमें रोड टैक्स ऐड करना है, इंश्योरेंस ऐड करना है, ऑप्शनल फीचर्स जैसे एक सनरूफ भी 8 लाख का पड़ता है। लैम्बोर्गिनी स्टिचिंग भी आपको 4 लाख की पड़ेगी। वो क्या होता है?
मतलब सीट्स पर एक येलो स्टिचिंग होती है। कितने का? 4 lakhs का स्टिचिंग? हाँ लगभग। ओके। अगर लैम्बोर्गिनी लोगो चाहिए सेपरेट प्राइस लगेगा। लेकिन जब आप वो सारे ऑप्शंस ऐड करते हैं, एग्जॉस्ट का, इंजन का, लोगो का और भी बहुत सी चीजों का, सब मिलाकर 2 करोड़ हो जाता है। सारे एडिशंस? क्या बॉलीवुड स्टार्स भी इन कार्स को नहीं ले पा रहे या खरीद पा रहे हैं? मुझे कॉल्स आते हैं अर्ली डिलीवरी के लिए, ना कि डिस्काउंट्स के लिए, और फिर भी उन्हें वेट करना ही पड़ता है। जैसे मैं स्टार का नाम नहीं लूंगा, ना ही ब्रांड का नाम लूंगा, लेकिन एक पर्टिकुलर बड़ा ब्रांड है और उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सा स्टार है, बस कार्स बिक रहे हैं, एलोकेट कर दिया जाएगा, बस यही बात है। क्या सच में कोई परवाह नहीं है, चाहे कोई भी हो? जैसे मैंने रॉबर्ट हर्जवेक के बारे में सुना था, जो कि यूएसए में शार्क टैंक के की पर्सन है। तो उन्हें फेरारी से कॉल्स आते हैं कि अगर वो लॉन्च होने से पहले ही कार्स लेना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन मिल सकता है। तो दुनिया में इस तरह के स्पेशल लोग हैं क्योंकि वो फेरारी ओन करते हैं, वो एक एंथुजियस्ट हैं। तो फेरारी हमेशा अपने कस्टमर को अप्रिशिएट करेगी, ना कि किसी स्टार को। हॉलीवुड में भी बहुत सारे स्टार्स हैं जो फेरारीज नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें वैसा ट्रीटमेंट पसंद नहीं है। क्योंकि अगर एक फेरारी ओनर के पास पहले से ही 3 कार्स हैं तो उन्हें प्रायोरिटी मिलेगी। ये जरूरी है कि आप उस तरह की रेपुटेशन रखते हो। इंडिया में फेरारी ने अभी पुरोसांगवे लॉन्च किया है, जो एक एसयूवी है। इंडिया में अगर इसके एलोकेशंस की बात करें तो हार्डली 4 या 5 ही होंगे। मैं बहुत से एक्टर्स को जानता हूं जो मेरे दोस्त हैं और खरीदना चाहते हैं। बहुत से ब्रिटिश लोग भी हैं, लेकिन चाह के भी खरीद नहीं सकते, क्योंकि एक फेरारी को ओन करने के लिए पहले तो आप फेरारी नहीं खरीदते, फेरारी आपको खरीदती है। फेरारी आपको खरीदने के लिए इनवाइट करती है। आपके पास 3 होंगे, फिर चौथी खरीदेंगे, ऐसे ही। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं फेरारी टॉप मॉडल कैसे ओन करूंगा? तो बेसिकली आपको एरोमा या आपको एंट्री लेवल खरीदनी होगी। एंट्री लेवल फेरारी कितने की पड़ती है? 3 to 3.5 करोड़। तो मुझे पहले वो ओन करना होगा अगर मैं चाहता हूं कि महंगी वाली को खरीद सकूं, जो कि रियल डील है। और ये कार्स एक्चुअली सरप्राइज करती हैं, अप्रिशिएट होती हैं। एक बहुत क्लासिक एग्जांपल देता हूं। लैम्बोर्गिनी उरुस की बात करूंगा क्योंकि मेरे फैमिली के पास है। पिछले साल हमने इसे खरीदा था और एक्स शोरूम कीमत 3.24 करोड़ थी। ओके। अगर आप सभी कॉस्ट इंश्योरेंस जोड़ते हैं, इस तरह के कार का इंश्योरेंस कितना होगा? 5 लाख पर ईयर? पर ईयर। और अगर इन सब में आप रोड टैक्स की कॉस्ट को भी जोड़ते हैं, और इसका रजिस्ट्रेशन कर्नाटक का है जो कि बैंगलोर का है, तो इसका रोड टैक्स 54 लाख था। ओके। नाउ 1 साल में इसकी ये एक्स शोरूम प्राइस 1 करोड़ से बढ़ गई है। वही सेम कार अब आपको 4.2 करोड़ की पड़ेगी एक्स शोरूम, प्लस अगर आप वो सब ऐड करते हैं तो 5.2 करोड़ की पड़ेगी। तो कौन सा इन्वेस्टमेंट ऐसे ओके अप्रिशिएट करता है? तो ज्यादातर लोग कार को डिप्रिसिएटिंग एसेट ही मानते हैं, लेकिन जब आप सुपर लग्जरी सेगमेंट में जाते हैं, इट एक्चुअली अप्रिशिएट्स। कोई नहीं जानता आपके बैंक में कितना है, कोई नहीं जानता आपके पास कितने स्टॉक्स हैं, लेकिन उस कार को अफोर्ड करना मतलब आप कामयाब हैं। क्या लग्जरी कार्स फ्री में पाने का कोई हैक है? हाँ बिल्कुल, बट आपको समझना होगा कि हाउ इट वर्क्स। पहले तो सभी कार्स की नॉलेज होनी चाहिए। कुछ ऐसी हैं जिनकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है। सपोज आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक 5 करोड़ की कार खरीदते हैं और इसमें आपको डिप्रिसिएशन भी लगा, तो फिर डिप्रिसिएशन कितना लगेगा? अब रफली 20%, 25%। बेसिकली जब कार की वैल्यू हर साल 20 या 25% गिरती है तो वो पैसा बैलेंस शीट से हटा सकते हैं, एक्सपेंस के तौर पे दिखा सकते हैं, जिस पे टैक्स नहीं लगता। अब ऐसा करने के बाद वो 5 करोड़ 3 साल में, अगर आपका डिसीजन मेकिंग सही रहा, वो 5 करोड़ की कार 3 साल में ऑलमोस्ट 7 करोड़ की हो जाएगी। और फिर कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ जब भी आप 3 साल बाद कार बेचते हैं, आप कार उसी प्राइस 5 करोड़ पे बेच रहे होंगे। 3 साल में आपने डिप्रिसिएशन एंजॉय किया है, आपने कार का स्टेटस भी एंजॉय किया है, आपने हिसाब से टेक्निकली सिर्फ इंश्योरेंस के लिए पे किया और 6-7 लाख का ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट। तो बेसिकली दूसरे साल में कार के लिए आपके पास 5 करोड़ होने चाहिए। तो इस तरह से अगर आपके पास 5 करोड़ हैं तो आप एक लग्जरी कार मुफ्त में खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं। फॉर फ्री, पैसे वापस मिल जाएंगे, गारंटीड। क्या आप कुछ कार्स के नाम बता सकते हैं जिनके साथ हम आज ये कर सकते हैं? ये तो चार्जेबल सर्विस है। लैम्बोर्गिनी अफोर्ड करने के लिए एवरेज नेटवर्थ क्या होनी चाहिए? अगर आप 5 लाख की ईएमआई पे कर सकते हैं। 5 लाख पर मंथ? जी बिल्कुल। और आपका 1 साल का मेंटेनेंस कॉस्ट और उसकी फर्स्ट सर्विस कॉस्ट 1,75,000 होगी। क्या सर्विस? वो फ्री नहीं होती? नो, सर्विस फ्री नहीं होती? बिल्कुल नहीं। फर्स्ट सर्विस 1,75,000 और इंश्योरेंस 4 लाख का होगा, तो आपका एवरेज ईयरली मेंटेनेंस लगभग 7 लाख होगा। 4 साल बाद जब आपको 0% इंश्योरेंस नहीं मिलता, तब असली चैलेंज होता है। क्योंकि तो आपका मतलब है कि 0 डिप्रिसिएशन, राइट? हाँ, वो 4 साल बाद खत्म?
यस, बेसिकली जीरो डिप्रिसिएशन का मतलब? चाहे कुछ भी हो जाए आप कवर्ड है, ठीक है, क्योंकि ये महंगे पार्ट्स हैं। लेकिन ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए, यस, तो सपोज करें कि अगर कार के डोर का कॉस्ट 100 रुपीज है, बट क्योंकि वो 2 साल पुराना है, वो कहेंगे कि 70 का है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए 100 रुपीज लगेंगे, लेकिन वो आपको 70 रुपीज देंगे। 30 देना होगा। लेकिन अगर आपको ये जीरो डिप्रिसिएशन कवर मिलता है, तो वो 100 रुपीज पे करेंगे। 4 साल बाद ये खत्म हो जाता है, Yes, क्योंकि correct. कार इंश्योरेंस कंपनीज 0% नहीं देते। ऑन एन एवरेज ये ओनर्स इसे कितनी बार चलाते हैं और उनका फ्यूल कॉस्ट क्या है? फ्यूल कॉस्ट देखें तो 2-3 से ज्यादा की माइलेज नहीं मिलती, किलोमीटर्स पर लीटर ओके, 2 या 3? ओनली, ओके, कभी कभी एक भी। एक कौन सी देती है? आई मीन अगर आप बहुत हाई हॉर्स पावर वाली खरीदते हैं तो वो बहुत खराब माइलेज देगी, बट उसके लिए कभी नहीं खरीदते, राइट? हफ्ते में सिर्फ एक बार चलाने के लिए, दैट इज इट। 1 किलोमीटर पर लीटर? अराउंड 2 किलोमीटर्स पर लीटर। फ्यूल टैंक कितना बड़ा है? फ्यूल टैंक 65 से 70 होगा। लीटर्स, तो 150 किलोमीटर मैक्स रेंज? सभी कार्स में बड़ा फ्यूल टैंक नहीं होगा, लेकिन आप जानते हैं ये उसके लिए नहीं बनी है। ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं है, लेकिन आपको फिलअप करना होगा। ओके। आप सुपर कार को 3 घंटे से ज्यादा चलाएंगे तो बैक में दर्द हो सकता है, डेथ स्पीड में ड्राइविंग, और ज्यादातर लग्जरी सुपर कार्स सबसे कंफर्टेबल कार्स नहीं होती, सच में? क्योंकि वो सिर्फ एंथुजियास्टिक ड्राइविंग के लिए ही बनी है। आपको पता है एक कार है जो बुगाटी की है, जो मेरी पोस्टर कार है, बुगाटी, जिसका नाम है लोए वोत्रेनोएर, जिसकी कीमत लगभग 19 मिलियन यूएस डॉलर्स है, विच मीन्स इसकी कीमत 150 करोड़ रुपीस है, जिसका मतलब है कि ये बिफोर द टैक्सेस और कस्टम ड्यूटीज है। इस 150 करोड़ वाली कार में क्या खास है? उतने में एक प्राइवेट प्लेन खरीद सकते हैं, लेकिन बुगाटी तो बुगाटी है। उस कार की स्टील विंड्स उसके स्पीड लिमिट्स पे गजब इफेक्ट डालती है। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार कौन सी है? बुगाटी फास्टेस्ट कार है, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूं कि कोएनिग्सेग ने उन्हें अभी बीट किया है या नहीं स्पीड के गेम में, और वो तो ICE वर्जन है, लेकिन ईवी में लूसिड एयर फास्टेस्ट ईवी है। एक कार है पिनिनफ्रेना बतिस्ता, जो असल में महिंद्रा की है, वो भी कर सकती है। आई मीन यहां पर मैं पर्सपेक्टिव बता रहा हूं। लूसिड एयर लगभग 1.8 सेकंड्स में 0 से 100 तक जा सकती है। ओके। यू कैन इमेजिन। अगर आपको अपनी बाकी लाइफ के लिए सिर्फ एक कार चलानी हो तो वो कौन सी होगी? बहुत डिफिकल्ट सवाल है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं। ऐसी कोई सिर्फ एक कार हो ही नहीं सकती, नहीं। लेकिन अगर कोई एक कार है जिसे मैं खरीदना चाहता हूं, जिसके मैं पोस्टर लगा सकता हूं, जिसका वेट कर सकता हूं, वो है 150 करोड़ बुगाटी। 150 करोड़ आपके पास अभी तक नहीं है? नहीं, कभी नहीं हो पाएगा, बट एस्पिरेशन है। उस कार की टॉप स्पीड क्या है? टॉप स्पीड लगभग 400 किलोमीटर्स? बिल्कुल, लगभग उतनी ही होगी। लेकिन आप शायद इसे सिर्फ ऑटोबान में चला सकते हैं। दैट्स क्रेजी। नहीं, आप उतना जा भी नहीं सकते। मुझे लगा ऑटोबान में कोई स्पीड लिमिट नहीं है। लेकिन 400 किलोमीटर डेथ नेट स्पीड है। हाँ। आई मीन सिर्फ रेसर्स और प्रोफेशनल लोग, बाकी किसी भी एवरेज इंसान के बस की नहीं है। हालत खराब कर देने वाली चीज है। ओके। मुझे पता है। 300 के बाद आप डर जाते हैं। डेफिनेटली। 300 किलोमीटर पर आवर के बाद कार के अंदर क्या होता है? आपके हार्ट बीट्स कंट्रोल में नहीं रहते। इमेजिन कीजिए आपकी बॉडी इतनी तेजी से मूव कर रही है, फुल एक्सेलरेशन में। क्या आपको लगता है कि आप तेज जा रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ रोड और दूसरी कार्स दिखती हैं जिन्हें आपने ओवरटेक कर दिया? जैसे ही आप रोड से इधर उधर देखते हैं, आप कहीं और पहुंच चुके होते हैं। ओके। आप समझिए, कोई भी रोड चाहे कितनी भी सेफ क्यों ना हो, यह भी हो सकता है कि वहां पर स्टोन, जी कोई स्टोन या फिर कोई ना कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई लिविंग बीइंग आपके रास्ते में आ जाए। तो ऐसी कार्स तेज चलाने के लिए नहीं बनी है, उन्हें एंजॉय करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को पसंद होता है कि वो उस टॉप स्पीड पे जाएं और फिर उसकी फोटो लें। ये बिल्कुल गलत है। वो तो गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। उस स्पीड पे आप फोटो नहीं ले सकते। फोटो क्योंकि आप स्टीयरिंग को छोड़ ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कोई फन ड्राइवर नहीं है, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, राइट? आप काम पे जाते हैं, आपके बच्चे हैं, आप उनकी तरह इंजन को नहीं समझते और कब ब्रेक लगाना है। वो उन रोड्स को अच्छे से समझते हैं। वो कभी भी अचानक से स्पीड नहीं बढ़ाते। पहले तो वो उस सर्किट के मल्टीपल पूरे राउंड्स लगा के कॉर्नर्स को फील करते हैं, फिर वो उन स्पीड्स पे जाते हैं। वो प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते हैं। वो रोड को जानते हैं, सोते समय भी उन्हें पता है कि कब टर्न करना है। नॉर्मल रूट्स पर आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पॉपअप हो सकता है, और ये बहुत जी डेंजरस है। है ना? ये सवाल ऑडियंस के लिए है। सपोज कि बजट 30 से 40 लाख है। उस प्राइस रेंज में सबसे अच्छी कार कौन सी होगी? आई मीन मर्सिडीज ए क्लास है, BMW X1 है, ऑडी है, वॉल्वो है जो 44 लाख एक्स शोरूम पे आती है। ओके। मल्टीपल कार्स हैं,
लेकिन आज के टाइम में ऐसी कई कार्स हैं जो 25 लाख रुपए के मार्क पर हैं, जिनमें वो सारी टेक और कंफर्ट हैं जो एक 40 लाख वाली कार में होती हैं। क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? XUV 700 एक अच्छी कार है। XUV 700। महिंद्रा XUV 700 अच्छी कार है। फिर जीप मेरिडियन भी मिलती है, बहुत ही डिसेंट कार है। तो अब एक बात और क्लियर करें कि ईवी लग्जरी सेगमेंट में और आईसी लग्जरी सेगमेंट में क्या प्राइस डिफरेंस हो सकता है? हाँ, ईवीज आजकल थोड़ी ज्यादा प्राइस्ड हैं क्योंकि बैटरीज की कॉस्ट ज्यादा है। और लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं प्राइस डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है। एक और पर्सपेक्टिव है। ओके। ऑडी RS Q8 नाम की एक कार है जी। और द लैम्बोर्गिनी ओरुस, सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर बने हैं जो कि MLB प्लेटफॉर्म है। ओके, इसका क्या मतलब है? प्लेटफॉर्म मतलब आर्किटेक्चर वही है। ओके। और RSQ और लैम्बोर्गिनी उरूस पावर फिगर्स के मामले में लगभग आइडेंटिकल हैं, जैसे ये बनी है इनकी बॉडीज। लेकिन RS Q8 की कीमत 2.5 करोड़ और उरूस की कीमत 4.5 करोड़ है। ब्रांड की वजह से? सिर्फ ब्रांड की वजह से। एक स्मार्ट पर्सन के लिए जो बहुत बहुत स्मार्ट एंथुजियस्ट है, जिसे ब्रांडिंग या किसी चीज की परवाह नहीं है, शायद RS Q8 पे सेटल हो जाए। और कोई इंसान जो बस चाहता है कि वो 1% क्लब में हो। ये 1% नहीं, ये 0.001% है। क्योंकि आपके पास 1% क्लब है, इसलिए मैंने सोचा आप रिलेट कर पाएंगे। तो वैसे लोग खरीदेंगे उरुस। बेशक लैम्बोर्गिनी तो लैम्बोर्गिनी है। आप एक लाइफस्टाइल, एक स्टेटमेंट पे इन्वेस्ट करेंगे, फीलिंग्स पे भी। और अगर आपके पास बैंक में 100 करोड़ हैं एट एनी टाइम, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया में एक टैबू है, लोग सोचते हैं कि टैक्स अथॉरिटीज को पता चल जाएगा, वो हम पे रेड कर देंगे। अटेंशन नहीं चाहिए, नजर लग जाएगी। सब बकवास है। आपके पास पैसा है तो अपनी लाइफ जियो। राइट। आपने मेहनत करी है, एंजॉय करो। जितनी ज्यादा लग्जरी कार्स होंगी उतना ही अच्छा है बाकी सबके लिए भी, जो आपको देखेंगे और मेहनत करने के लिए इंस्पायर्ड होंगे। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मोटिवेट करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? आप एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ के लिए स्लम में फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते, आपको इंस्पायर करना ही होगा। ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा लग्जरी का। एस्पिरेशन बिल्डिंग, एस्पिरेशंस बिल्ड करनी पड़ेगी ताकि पूरा देश प्रॉस्पर करे। अगर आपके फ्रेंड सर्किल में किसी ने फेरारी खरीदी, आपको कैसा लगेगा? मुझे भी मेहनत करनी है यार। राइट। लगेगा ना? वो फीलिंग आएगी। एम्प्लॉयज भी उस माइंडसेट से काम करेंगे। राइट नाउ हमारी एस्पिरेशन एक अच्छी कार खरीदने की है। ये मटेरियलिस्टिक सोच लग सकती है, लेकिन अगर आप इस कैरेक्टरिस्टिक को किसी के माइंड में नहीं डाल सकते, आप कैसे उन्हें मोटिवेट करेंगे? अब बताइए, क्या आप अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिव देते हैं? आप उन्हें कह सकते हैं, अगर आप काम करेंगे मैं आपको ये कार खरीदूंगा, फिर उनकी एफिशिएंसी देखना। सीरियसली कह रहा हूं, कहना इस कार की डिलीवरी 2 साल में आएगी। लग्जरी कार्स में यूजुअली इतना ही वेटिंग पीरियड होता है। ओके। ऐसे ही तो काम निकलता है ना। आपके एम्प्लॉयज हंस रहे हैं। मुझे लगता है कि अब 3 लोगों की सैलरी भी मुझे ही मिलेगी। तो रमेश, क्या आप हमें टॉप गियर के बारे में बता सकते हैं? क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लड़के इसे ही देखते हुए बड़े हुए हैं। बिल्कुल। राइट। और अब तो आप उसे इंडिया में भी लेकर आने वाले हैं। आप हमें उसके पीछे की स्टोरी बता सकते हैं? एक्चुअली आपने सही कहा। मेरे बचपन में तो जहां तक मुझे याद है, मैं लग्जरी कार्स के पोस्टर रखता था, उनमें से ज्यादातर टॉप गियर स्टिकर थे। अच्छा। और जब 3 साल पहले कोविड टाइम में ये अपॉर्चुनिटी मिली, जब हमने इंडिया में BBC टॉप गियर के राइट्स एक्वायर किए और मैं लंदन गया, उन सारे लोगों से मिला और फिर मैंने एक डेस्परेट बच्चे की तरह उनसे टॉप गियर के राइट्स मांगे, क्योंकि मैं सच में चाहता था कि एक एडिटर और पब्लिशर बन के शो रन करूं। क्या राइट्स लेना महंगा था? जी बिल्कुल, बस पूछना मत। बताना डिफिकल्ट है। और आजकल तो हम इस पावरफुल ब्रांड के साथ कुछ बहुत एक्साइटिंग चीजें कर रहे हैं। वैसे दुनिया के हर कोने के लोग इस ब्रांड को जानते हैं, और मैं तो कहूंगा कि इस कार सेक्टर में ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं है जिसे सब लोग जानते हैं, सभी मैन्युफैक्चरर्स प्यार करते हैं और हर कोई किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, चाहे उन्हें कार्स पसंद हो या ना हो, शो देखता है। और हम कुछ एक्साइटिंग लाने वाले हैं बहुत जल्द। बहुत बढ़िया। ओके गाइस, थैंक यू। पॉडकास्ट को रैप अप करते हैं। और रमेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारी ऑडियंस को एनलाइटन करने के लिए शुक्रिया। और एक दिन जब हम अफोर्ड कर पाएंगे, हम ये वीडियो फिर से देखेंगे और कार खरीदेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।